नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने पूरा चैप्टर 1 अपना रीड किया है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आज हम करेंगे पार्ट 2, जो कि क्या है, राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य कैसे थे और वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं। अर्थव्यवस्थाएं हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की या किसी देश की, किसी कंट्री की जो इकोनॉमिकल स्थिति है ना, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, जो जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, कितनी बचत हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब है ना। ये हमारा कब से कब तक है? लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। देखो, ईसा पूर्व और ईसा ईस्वी के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उससे उसके बाद वाले जो ईयर है वो क्या है, हमारे ईस्वी में आ जाएंगे, है ना। और जो पहले वाले हैं वो ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट इसे। हड़प्पा सभ्यता के बाद, जब हड़प्पा सभ्यता हो गई, उसके बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में, यानी कि उसके बाद 1500 वर्षों का समय व्यतीत हुआ, और उसके जब वो समय निकल गया, उसके बाद उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। हम सब जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है जो पहले लिखा गया था, है ना, और जिसका वर्णन किसमें? मंडकोपनिषद में भी है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन, और दक्कन मतलब जो दक्षिण वाला एरिया है ना, साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कारों के नए तरीके भी सामने आए गए। अच्छा, हमने पहले जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसमें क्या करते थे लोग, जब शव को दफनाते थे तो उसके साथ जो वो चीजें यूज करता था वो व्यक्ति, है ना, चाहे वो आभूषण हो या फिर कोई बाल कॉम करने के लिए कंघी हो या फिर मटके हो, बर्तन हो, तो वो उसी के साथ दफना देते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ये मरने के बाद भी ये व्यक्ति इन चीजों का यूज करेगा। लेकिन अब क्या था, शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। पहले हमने पढ़ा था कि आभूषण दफनाए गए थे, मृत भांड दफनाए गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोहे से बने उपकरण और हथियारों को। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया है, और आपको यह भी अवगत होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। अगर हम ये सोचे कि भाई जो हमें ये स्रोत मिले हैं, जो सोर्स मिले हैं, इनसे हमें पूरी कहानी का पता चल जाएगा, तो नॉट इनफ, है ना, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर हम इससे सारी की सारी जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते। अब देखो, प्रिंसिप और प्रियदर्शी, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम अब जानेंगे कि प्रिंसिप और प्रियदर्शी प्रियदर्शी क्या होते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। जेम्स प्रिंसिप थे, है ना, ये एक अधिकारी होते थे, मतलब ये अधिकारी की एक तरह से क्या, उन्हें पोस्ट दी हुई थी, तो हमने क्या, प्रिंसिप बोल देते थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख क्या होते थे, जो हम पत्थरों पर या इन पर लिखकर छोड़ देते थे, तो आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम
लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। जब हमने वो पढ़ रहे थे हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमें क्या था, इसमें क्या बताया था कि भाई अशोक और ये बौद्ध ग्रंथ अशोक कुषाण इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या कहा गया कि अशोक जिन पर लिखा हुआ था ऐसे सिक्के या ऐसे अभिलेख बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तथा उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अब है क्या प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में हम किसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने कक्षा छठी में भी पढ़ा था, है ना। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल कार्यकाल माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे कि परिवर्तनकारी काल कौन सा माना जाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। उस टाइम पे क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म थे, ये जो धर्म है दोनों, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्याय 4 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं थी कि भाई एक जैसे लिख दिए हमने एक ग्रंथ, नहीं, इनमें अलग अलग थे ये महाजनपद। लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन अपना पांव रखता है। जन मतलब कुल लोग हो गए या फिर किसी कुल या जनजाति के लोग, है ना, अपना पांव रखता है और वहां बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है, दोनों भाषाओं में मिलता है। सो ये वाला पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, अभिलेख के बारे में दिया गया है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं, है ना। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते जो उन्हें बनवाते। पहले क्या होता था, यही करते थे लोग, राजा महाराजा वो क्या करते थे कि ऐसे ही अभिलेखों पर अपने जो भी काम करते थे, किस तरीके की चीजें यूज करते थे, वो इन अभिलेखों पर वो लिखवा देते थे। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप और महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि और लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ, ये त्र इस प्रकार लिखा जाता है। जो अ है वो कैसे लिखा जाता है, जैसे हम त्र लिखते हैं ऐसे, है ना, वो भी उल्टा हम इस प्रकार लिखा जाता है। और 500 ईसा पूर्व में यह
इस प्रकार लिखा जाता था जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अजात शत्रु है और अशोक है, इनके नाम किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किले बंद किए जाते थे जिससे कि कोई दूसरा क्षेत्र या फिर दूसरा देश आकर उस पर आक्रमण न कर सके। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। नौकरशाही कौन होते हैं, जैसे आज के टाइम में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, ऐसे ही पहले उसने नौकरशाही, आज भी नौकरशाही बोलते हैं उन्हें वैसे हिंदी में। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था, यानी कि जो वन में वास करते थे, जंगलों में रहते थे या चरवाहा होते थे, है ना, क्या उनसे भी कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं, नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं, तो ओलिगार्की या फिर समूह शासन उसे कहते हैं जब सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, यानी कि एक ग्रुप है और उसके हाथ में पूरे क्षेत्र की या पूरे एरिया की सत्ता उन्हीं के हाथों चल रही है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन है, यद्यपि इसका नाम अलग है। अब है 16 जो महाजनपद है ना, उनमें सबसे पहले क्या, मगध। तो मगध के बारे में हम पर चर्चा करेंगे अब। मगध राज्य के बारे में या फिर मगध महाजनपद के बारे में। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि क्या है, आधुनिक यानी कि अब का, इस टाइम पे बिहार वाला एरिया, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह है कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां मतलब जो इसकी सहायक नदियां होती हैं, उनसे आवागमन सस्ता, यानी कि जो आना जाना हो गया था वो थोड़ा सस्ता या सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। इसी टाइम पे क्या, जो चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं हम, उनका भी वो भी इसी टाइम पे आए थे। प्रारंभ में राजगह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम, यानी कि जो अभी में बिहार में एक जगह है राजगीर, उसका पहला नाम क्या था, राजगह। तो राजगह कहा किसकी, मगध की राजधानी थी, ठीक है। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजगह, राज मतलब राजाओं और गह मतलब घर, यानी राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी, ठीक है। अब है एक आरंभिक राज्य, यानी कि आरंभिक मतलब शुरुआती राज्य, ठीक है।
मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि इधर तो मगध का साम्राज्य चल रहा था, इधर मगध का तो विकास हो रहा था, है ना, बढ़िया चल रहा था। इसी के साथ साथ ही यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने उन्हें, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध प्रशासक माना जाता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग कहाँ पर है? जो कि आज के उड़ीसा को हम कलिंग बोलते थे पहले। भाषाएं और लिपियां, अशोक की अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिम में उत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में। देखो, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं हमें, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में। और जो पश्चिम से मिले हैं, पश्चिमी एरिया से, वो किस में है? अरामेइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिम उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। अब मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशिष्टतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य। यानी कि जो तीनों का एक ही नाम है, ये एक ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। तीनों एक ही व्यक्ति, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। चंद्रगुप्त को साम्राज्य दिलाने में सबसे ज्यादा जो हाथ था वो किसका था? चाणक्य का। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वांग में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। किसका? धम्म। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। जो अशोक थे, उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि हमें मतलब युद्ध की नीति को इस तरीके से नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में क्या खून बहता है, चाहे वो अपनों का है चाहे वो दूसरों का है, तो युद्ध से हमें तो दूरी बनानी चाहिए। ऐसा इन्होंने अपने एक अभिलेख में लास्ट में कहा था। अब है साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, यानी कि एक तो हो गई इनकी राजधानी जो कि क्या थी? पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र कौन से हो गए? तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत से लेकर और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र थे। कहाँ? अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ? उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र मतलब जहां पर श्रृंखलाएं हैं, और तटवर्ती क्षेत्र जो तट के किनारे हैं, यानी समुद्र के किनारे। संभव है कि सबसे प्रबल नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारी मार्गों पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था।
साम्राज्य के संचालन के लिए यानी कि साम्राज्य को चलाने के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, यानी कि भूमि पर भी आने जाने का मार्ग और नदियों से भी। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, जब किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरे देश में जाना होता तो क्या पैदल ही चल पड़ते थे सेना के साथ में, और साथ में अपना खाने का चूल्हा और खाने पीने की चीजें साथ में लेते हुए फिर वहीं झोपड़ी वगैरह डाल के और ये लोग खाना पीना बनाते थे वहीं। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना है, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, जो पैदल सैनिक जा रहे हैं उनका संचालन करना, और चौथी का अश्वारोहियों जो घोड़ों पर जा रहे हैं। पांचवी का रथारोहियों जो रथों पर बैठकर जा रहे हैं, और छठी का काम हाथियों का संचालन जो हाथियों पर बैठकर जा रहे हैं। और दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, इसमें देखो दे रखा है। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। ये साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, कुछ भूमि का मापन करते थे जैसा कि मिस्र में होता था, कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाली पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं, साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। अब है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, कब की गई थी ये? 19वीं सदी में। तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। ये एक तरह से बेस था, है ना। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। औपनिवेशिक मतलब किसी दूसरे देश के अधीन होना। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के मध्य इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से अलग हैं या भिन्न हैं। इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। विनीत मतलब बहुत ज्यादा नम्र स्वभाव के हो गए थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये मौर्य शासक था, ये साम्राज्य था, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था, है ना, और 100 साल तक ही ये चल पाया था, 150 साल तक। ठीक है। अब है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो बच्चों कल करेंगे हम अपनी नई वीडियो में आगे ये कंटिन्यू राजधर्म के नवीन सिद्धांत। आज करेंगे सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप लोग रिवाइज करना। और ये जो मैप दे रखा है यहाँ पे अशोक के अभिलेखों का वितरण है ना, ये यहाँ पे इनकी वो दे रखी है, जैसे देखो तक्षशिला, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, टोपरा, बहपुर, बैराट, भाबरू, मेरठ, गुजर,
ये जगह के नाम दे रखे हैं हमें, जैसे यहाँ पर हमें क्या मिले, लघु शिलालेख यानी छोटे, यहाँ पर मिले हमें स्तंभ जहां पर ये ब्लू पॉइंट है, रेड पॉइंट है जहां पर वहां मिले महाशिलालेख। तो आप ये सब एक बार खुद से देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।